आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित प्रक्रमों के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो एनसीईआरटी में ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन, इसको हिंदी में क्रिस्टलन कहते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्रिस्टल, जैसे हमारा शक्कर का एक दाना है, एक क्रिस्टल है। तो कह रहा है कि यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्रायः प्रयुक्त विधि है, यानी ठोस कार्बनिक पदार्थों का इससे शोधन किया जाएगा। ठोस कार्बनिक पदार्थ, तो इससे हम लोग ठोस कार्बनिक पदार्थों का शोधन करेंगे। यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्ध की किसी उपयुक्त विलायक में इनकी विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती है। तो ध्यान दीजिए कि ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन का मतलब है कि उनको शुद्ध रूप में अलग करना। तो शुद्ध रूप में कैसे अलग करेंगे? तो बता रहा है कि यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्ध की किसी प्रयुक्त विलायक में इनकी विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती है। तो ध्यान दीजिए, इस विधि में क्या होता है कि किसी विलायक में हम इनको मिलाते हैं, तो ऐसा विलायक लेते हैं जिसमें दो पदार्थ एक ही विलायक में घुल जाए, एक ही सॉल्वेंट में घुल जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड और अशुद्ध दोनों एक ही पदार्थ में घुल जाए और उनमें जो घुलने का अंतर हो वो अलग अलग हो। तो अलग अलग उनकी विलेयता होगी, तो अलग अलग तरीके से उनका नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा और उसको हम अलग कर लेंगे। अशुद्ध यौगिकों को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय यानी स्पायरिंगली सॉल्यूबल होता है। तो अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है। तो हम ऐसा कोई सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें जो अशुद्ध है, जिसको हम लोग अलग करना चाहते हैं, वो कम सॉल्यूबल हो, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में वो घुल जाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो अच्छे तरीके से घुल जाए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम घटाएंगे घुलने के बाद, तो जो अशुद्ध है वो नीचे बैठती जाएगी। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वो लगभग संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो जाए। तो इसके बाद क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके उसमें घोलते चले जाते हैं। जैसे पेड़ा बनाने के लिए जो सीरा बनाया जाता है, तो हम लोग गरम करते हैं पानी को और उसमें चीनी डालते चले जाते हैं। बाद में जब ठंडा करते हैं तो ठोस के रूप में वो चीनी जम जाती है। तो ऐसा ही करते हैं। तो संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड का, कि गरम करते गए जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गरम कर दिया, अब उसमें चीनी डालते चले जाते हैं। तब तक चीनी डालते हैं जब तक वो घुल सके। जब घुलना बंद हो जाता है तब हम मान लेते हैं घुलना बंद हो गया। इसके बाद टेम्परेचर जब कम किए तो जो एक्स्ट्रा घुली चीनी थी वो नीचे बैठ गई। इसके बाद जो विलयन बना वही संतृप्त या सैचुरेटेड विलयन है। तो वही कह रहा है कि तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वो लगभग संतृप्त हो जाए, यानी इतना गाढ़ा कर लेते हैं। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे निस्यंदन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं कि निस्यंदन एक प्रक्रिया होती है, जैसे दूध दही को भा करके मट्ठा अलग हो जाता है और हमारा घी अलग हो जाता है। तो वैसी प्रक्रिया इसमें किया जाता है निस्यंदन, जिससे शुद्ध क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। निस्यंद यानी मात्र द्रव में मुख्य रूप से अशुद्धियाँ तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। अब जो मात्र द्रव होता है, जैसे हमने दूध दही को मथ दिया तो मट्ठा तैयार हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा हमने घी निकाल लिया, कुछ रह जाता है। तो वही कह रहा है कि मात्र द्रव में मुख्य रूप से अशुद्धियाँ, यानी जनरली तो मट्ठा है,
तथा यौगिक की कुछ अल्प मात्रा रह जाती है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत घी की भी मात्रा रह जाती है। यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है, तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में विलायकों को मिश्रित करके किया जाता है। परंतु अब यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि जो यौगिक है वो अत्यधिक विलेय हो तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय हो, तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में विलायकों को मिश्रित करके किया जाता है। तब इन दोनों सॉल्वेंट को आपस में मिला लिया जाता है और फिर क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। हम देखिए कह रहा है कि सक्रियंत कास्ट कोयले यानी एक्टिवेटेड सक्रियत यानी एक्टिवेटेड चारकोल जो है की सहायता से रंगीन अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है उससे हम लोग रंगीन अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। कलर्ड इम्प्योरिटी, यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयता में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा अशुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो अगर कंपाउंड और जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस कम होता है, तो फिर हम बार बार उस क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया को करके शुद्ध यौगिक को प्राप्त करते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा आसवन। आसवन, तो आसवन को अंग्रेजी में डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो कह रहा है इस महत्वपूर्ण विधि की सहायता से वाष्पशील यानी वोलाटाइल द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों से तथा ऐसे द्रवों को जिनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो पृथक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी डिस्टिलेशन प्रक्रिया है, आसवन की प्रक्रिया है, इसमें क्या करते हैं, वोलाटाइल यानी जो वाष्पशील हो जिनकी भाप बन सकती है, तो वोलाटाइल द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियाँ, तो जो अशुद्धियाँ होंगी इम्प्योरिटी होंगी वो भाप नहीं बन पाएंगी, बाकी जो लिक्विड है वो भाप बन जाएगा। तो ऐसे द्रवों को जिनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर पृथक कर सकते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हो उनमें अंतर होना चाहिए। जैसे पानी 100 डिग्री में उबले और कोई लिक्विड जिसको शुद्ध करना है वो 60 डिग्री में उबले, तो दोनों के क्वथनांकों में अंतर हो गया। पर्याप्त अंतर देखिए लिखा है, मतलब बहुत नज़दीकी ना हो, पर्याप्त अंतर हो, तो ऐसे जो है वाष्पशील द्रवों को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। कह रहा भिन्न क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट वाले द्रव भिन्न तापमान पर वाष्पित होते हैं, ये चीज़ हमको पता है। तो वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग टेम्परेचर पर वो वाष्पित हो रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग टेम्परेचर पर वो जब बॉयल होंगे यानी वाष्प बनेगी तो अलग अलग बर्तन पर उसे हम लोग एकत्र कर लेंगे। कह रहा है क्लोरोफॉर्म जिसका क्वथनांक 334 केल्विन है और एनिलीन जिसका क्वथनांक 5457 केल्विन है, देखिए पर्याप्त अंतर है, को आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक कर लेते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट आपसे नीट में पूछेगा। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम लोग डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। कह रहा है द्रव मिश्रण को गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। इसका फिगर हम लोग देख चुके हैं। उबालने पर कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती है, यह सी बात, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी भाप पहले बनेगी। वाष्प को संघनित की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी भाप है उसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं और कंडेंस करके ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। उच्च क्वथनांक वाले घटक के वाष्प दाब में वाष्प बाद में बनते हैं। ऐसी बात है कि अब जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा उसकी भाप बाद में बनती है। इनमें संघनन से प्राप्त द्रव को दूसरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। अब इससे कंडेंसेशन जो करते हैं उससे क्या होता है, जो भाप बनेगी जिसका उच्च क्वथनांक है तो उसकी भाप बाद में बनेगी।
उसको बाद में इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्ण लेखन को हम लोग अंग्रेजी में क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब होता है रंग, ग्राफी का मतलब जैसे वीडियोग्राफी। तो वर्ण लेखन या क्रोमैटोग्राफी शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों का शोधन करने में, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान दीजिए कि जो वर्ण लेखन की प्रक्रिया है, तो वर्ण लेखन की प्रक्रिया केवल शुद्ध रूप में अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग यौगिक के शोधन में, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने में विस्तृत रूप से किया जाता है। यानी आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलित मेथड है। किस किस के लिए? अवयवों को पृथक करना है, यौगिक की शुद्धता की जांच करना है और शोधन में। इतने काम आती है हमारी क्रोमैटोग्राफी। अब देखिए आगे कह रहा है कि क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लांट में जो कलर्ड सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको अलग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने किया था। क्रोमैटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है जिसका अर्थ है रंग। इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेज पर अधिशोषित कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण को एक स्टेशनरी फेज होती है उसमें अधिशोषित कर दिया जाता है, यानी एडजॉर्ब कर दिया जाता है। हमने इसको बताया था कि जैसे रबर की कोई गेंद है, उसको पानी में डाल के निकाल लिया जाए तो पानी सिर्फ उसकी ऊपरी सतह पर चिपकता है, अंदर नहीं जाता है। तो इसी को अधिशोषण कहते हैं। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है। ध्यान दीजिए कि जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायक या विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, एक एडजॉर्बेंट होता है, उसमें क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज जिसको हम बोलेंगे उसमें पदार्थ को, स्थिर प्रावस्था जिसको बोलेंगे उसमें पदार्थ को अधिशोषित कर दिया जाता है। ये पदार्थ ठोस या द्रव हो सकता है। इसके पश्चात क्या करते हैं कि जो स्थिर प्रावस्था में उपयुक्त विलायक है या विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। इसमें धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। पूरा फिगर हम लोगों ने एनसीईआरटी में देख लिया है। तो इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील या मोबाइल फेज कहते हैं। तो जो प्रावस्था गति करेगी उसे हम मोबाइल फेज कहेंगे। अंतर्गत सिद्धांतों के आधार पर वर्णलेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से 2 हैं। तो जो हमारा क्रोमैटोग्राफी है इसको कई बातों में हम लोग वर्गीकृत किए हैं, जिसमें 2 हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे अधिशोषण वर्णलेखन यानी एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कह रहा है। इस आप देखिए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन 2 शब्द की चर्चा होती है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने बताया था, जैसे पानी में सोख्ता डाल दिया जाए तो पूरा सोख्ता में बराबर पानी पहुंच जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन है, बी बैट वाला बी। और अगर रबर की गेंद को पानी में डाल दिया जाए तो केवल उसकी बाहरी सतह पर पानी चिपकेगा, ये एडजॉर्प्शन है, ए डी डाग वाला डी। तो ये एडजॉर्प्शन जो है हमारा, ये रबर की गेंद को पानी में डुबो दिया जाए तो जो उसकी सतह पर पानी चिपक जाता है, ये एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले अधिशोषण वर्णलेखन यानी एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कह रहा है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट जिस पर जो है मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं पर विभिन्न यौगिक
भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो एडजॉर्बेंट है उसमें अलग अलग जो कंपाउंड है वो अलग अलग मात्रा में या अंशों में एडजॉर्ब होते हैं। साधारणतः एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए कह रहा है स्थिर प्रावस्था हमारी जिसको अधिशोषक कहते हैं ये स्थिर प्रावस्था है, एडजॉर्बेट जिसको कहेंगे। पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो स्थिर प्रावस्था हमारी है जिसको अधिशोषक कहते हैं, इस पर जो है गुजारा जाता है गतिशील प्रावस्था को, जो कि अलग अलग दूरी तय करती है। जैसे हम दो दौड़ने वालों को दौड़ाते हैं और एक आगे लकीर खींच देते हैं कि जो पहले आएगा उसे फर्स्ट नंबर मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे सेकंड नंबर। तो ऐसे ही जब मात्रा गुजारी जाती है गतिशील प्रावस्था की तो अलग अलग डिस्टेंस तय करते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार की वर्ण लेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। तो अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी दो कॉलम आ गए। एक हो गया हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा लाइन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है इसलिए यहाँ भी नहीं दिया गया है। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा, तो कह रहा है कि दूसरा पहले हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसके दो पार्ट हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब अगला हमारा आ जाता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यानी वितरण क्रोमेटोग्राफी। तो जाहिर सी बात है कि दो पदार्थ अलग अलग पार्ट में होंगे। तो वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। तो कॉन्टिन्यूअस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर आधारित है। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। कह रहा है कागज वर्ण लेखन यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एक उदाहरण है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल। याद कैसे करें, पेपर में भी पी आता है, पार्टीशन में भी पी आता है, ऐसे हम लोग याद करेंगे। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के क्रोमेटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के चित्रों में जल अणु पाशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे पार्चमेंट पेपर होता है या हम लोग जो टिश्यू पेपर यूज करते हैं, इसमें पानी डालेंगे तो पानी नीचे निकल जाता है, अशुद्धियाँ उसी में रह जाती हैं। तो उस कागज के छिद्रों से जल के अणु तो पास हो जाते हैं, पार करके निकल जाते हैं, जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं, जो हमारे स्टेशनरी फेज का काम करते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ऐसे दो यौगिक जिनकी विलेयता क्रमशः विलेयता यश में भिन्नता है, तो पृथक करने की विधि की व्याख्या कीजिए। तो सॉल्युबिलिटी में अगर अंतर है दो यौगिकों के तो उन्हें कैसे पृथक करेंगे ये हमको बताना है। तो ऐसे दो यौगिक जिनकी विलेयता विलायक यश में भिन्न है, विलायक यश का मतलब सॉल्वेंट, तो इनको पृथक करने के लिए क्रिस्टलन विधि उपयोग में लाई जाती है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इस विधि में अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय तथा उच्च ताप पर विलेय होता है। इसके पश्चात विलयन को सांद्रित करते हैं यानी गाढ़ा करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, जिससे वो लगभग संतृप्त हो जाए यानी सैचुरेटेड हो जाए, यानी अब इससे ज़्यादा उसमें
विलेय ना घुले। विलेय और विलायक दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट है, जिसकी मात्रा कम हो वो सॉल्यूट है, मोटी मोटी भाषा में। कह रहा है संतृप्त हो जाए, अब अल्प विलेय घटक पहले क्रिस्टलीकृत हो जाएगा तथा अधिक विलेय घटक पुनः गर्म करके ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत होगा। तो जाहिर सी बात है जो कम घुलनशील है वो पहले ही ठंडा करने पे क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा, और जो कम विलेय अधिक विलेय है उसको पुनः गर्म ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत होगा। इसके अतिरिक्त सक्रियत काष्ठ कोयले की सहायता से यानी एक्टिवेटेड चारकोल की सहायता से रंगीन अशुद्धियाँ निकाल ली जाती हैं, जैसा अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा। कह रहा यौगिक तथा अशुद्ध की विलेयता में कम अंतर होने पर बार बार क्रिस्टलन करने पर शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। कह रहा है आसवन निम्न दाब पर आसवन तथा भाप आसवन में क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। तो पहले डिस्टिलेशन, फिर लो प्रेशर डिस्टिलेशन, फिर वेपर डिस्टिलेशन। तो इनमें क्या अंतर है ये चीज़ हमको बताना। तो देखिए सबसे पहले तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या है वो समझना है। तो डिस्टिलेशन का तात्पर्य द्रव का वाष्प में परिवर्तन तथा वाष्प पर संघनित होकर शुद्ध द्रव देना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आसवन यानी डिस्टिलेशन का मतलब क्या है। तो पहले भाप बना लेना किसी द्रव को और फिर उस भाप को द्रव में बना लेना ठंडा करके, ये डिस्टिलेशन है। यानी इसमें दो प्रक्रिया है, एक तो वेपराइजेशन और दूसरा जो है कंडेंसेशन। यानी एक बार लिक्विड को भाप में बनाएंगे और फिर उस भाप यानी वेपर को फिर से लिक्विड के रूप में कंडेंस करेंगे। इस विधि का उपयोग उन द्रवों के शोधन में किया जाता है जो बिना अपघटित हुए उबलते हैं तथा जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी बात को हम बार बार कह रहे हैं, अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड द्वारा हम इस डिस्टिलेशन को सिंपल डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें उन पदार्थों को अलग करते हैं जो बिना टूटे हुए, बिना डिसोसिएट हुए, बिना अपघटित हुए उबल जाते हैं, और जो अशुद्धियां हैं वो नहीं भाप बनती हैं, अशुद्धियां अवाष्पशील रहती हैं। तो ऐसे अशुद्ध पदार्थों को हम लोग, ऐसे अशुद्ध कार्बनिक पदार्थों को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। कह रहा है निम्न दाब पर आसवन में भी गर्म करने पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। तो निम्न जब दाब कर देंगे, जब टेम्परेचर घटा देंगे तो पदार्थ कम तापमान पर उबलने लगता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम दाब घटा दें, देखिए इसको बारीकी से समझिए कि किसी पदार्थ के सतह से अणुओं का पृथ्वी के आकर्षण बल से मुक्त होकर के ऊपर उड़ना, यही तो भाप बनना है। अब जाहिर सी बात है कि दबाव जब कम कर देंगे तो ऊपर का जो हवा का दबाव है उस पर कम हो गया, तो कम टेम्परेचर पे ही वो उड़ने लगेगा क्योंकि दाब ऊपर वाला कम है। अब आपको कोई दबाए हो और दबाव हटा दिया जाए तो आप कम ताकत लगा के खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे उसमें भी है। तो वही है, निम्न दाब पर आसवन में भी गर्म करने पर द्रववाष्प में परिवर्तित होता है तथा संघनित होकर शुद्ध द्रव देता है, परंतु यहाँ निकाय पर कार्यरत दाब वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, उसे निर्वात पंप की सहायता से घटा दिया जाता है। दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ध्यान दीजिए कि जब दाब घटा देते हैं तो कम टेम्परेचर पर वो बनने लगता है, यानी जल्दी भाप बनने लगती है, तो हमारा ईंधन बच जाता है गर्म करने पर। तो जितनी व्यापारिक विधियाँ हैं वो ऐसी ही होती हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर कोई चीज़ बनाना है तो दिमाग लगाना पड़ता है, पैसा कम लगे, तो ऐसे ही पैसा कम लगेगा। जब कम टेम्परेचर पर उबलने लगेगा तो जाहिर सी बात हमारा ईंधन बचेगा, ईंधन पैसे से आता है यानी पैसा बचेगा। इस विधि का प्रयोग उन द्रवों के शोधन में किया जाता है जिनके क्वथनांक उच्च होते हैं या वे अपने क्वथनांक से नीचे अपघटित हो जाते हैं। तो इस मेथड द्वारा, निम्न दाब पर आसवन वाला मेथड जो होता है,
इसको हम इस तब उपयोग में लाते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल होती है, यानी क्वथनांक बहुत उच्च है, गर्म करते रहो, कितनी एनर्जी बर्बाद होगी, तो सीधा हम लोग उसका बॉइलिंग प्रेशर घटा देते हैं। जब प्रेशर घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो और कम टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, या फिर अपने क्वथनांक पर वो अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो टूट जाएगा तो गड़बड़ा गया मामला, इसलिए टूटने भी ना पाए। तो अगर वो अपने क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जा रहा है तो हम प्रेशर घटा करके उसका बॉइलिंग पॉइंट घटा लेते हैं। भाप आसवन कम दाब पर आसवन के समान होता है, लेकिन इसमें कुल दाब में कोई कमी नहीं आती है। जो भाप आसवन है, अब देखिए दो हमने पढ़ लिया, आसवन कम दाब पर आसवन, अब भाप आसवन। तो भाप आसवन कम दाब पर आसवन के समान ही होता है, लेकिन इसमें कुल दाब में कोई कमी नहीं आती। तो जैसे डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर हम लोग करते थे, लेकिन होगा भाप आसवन यानी वेपर डिस्टिलेशन उसी तरह, लेकिन कुल दाब में कोई कमी नहीं की जाती। इसमें कार्बनिक द्रव तथा जल उस ताप पर उबलते हैं जब कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब P1 तथा जल का वाष्प दाब P2 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक लिक्विड लिया गया है तथा जल उस ताप पर उबलते हैं जब कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब दोनों मिला करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, यानी P=P1 + P2। इस स्थिति में कार्बनिक द्रव अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है, जिससे उसका अपघटन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होता है कम ताप पर उबलने लगता है, जिससे उसका डिसोसिएशन यानी अपघटन या वो टूटता नहीं है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।